हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का गणित मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाले बच्चों 16 फरवरी को, ठीक है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में। ठीक है, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लेना बच्चों, अच्छे से समझ लेना और सारे उत्तर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, मतलब कि आज कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैथ को सीख जाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बहुत ही इजी मेथड में सिखाने वाले हैं। ठीक है, मतलब बोले तो मैथ को आज हम धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। क्या है? 72 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 72 का अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लेना है। तो देखिए, इसको 2 से तोड़ो, नहीं टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा तो 4 से स्टेप से। ठीक है, तो पहले देखिए 2 से चला जा रहा है ये, है ना, तो 2 से जाएगा ये 36 दूनी 72। फिर देखो ये 2 से जा रहा है तो 18 दूनी 36। फिर देखो 2 से जा रहा है तो 9 दूनी 18। सर अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से जा रहा है ना बाबू, तो 3 से तोड़ दो इसको। 3 तिया 9। ठीक है, अब जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुना केठो 2 है 3 गो, तो 2 गुना 2 गुना 2, और केठो 3 है 3 गो 2 गो, तो 3 गो 2 गो 3। ठीक है, देखिए ये पे कहीं पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है सर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखिए इसका आप लोग का ऑप्शन ऐसे भी रह सकता था, क्योंकि ठीक है 2 का पावर में केठो 2 है 3 ठो, तो 3 लिख देंगे। और 3 का पावर में केठो 3 है 2 ठो, तो 2 लिख देते। तो ऐसा भी अगर ऑप्शन रहता तो भी सही होता। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑप्शन चाहे ये ऑप्शन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहता आपका सही होता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है? 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? ठीक है, तो 15/1600 है, तो इसको सबसे पहले क्या करो ना, देखो ऊपर वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग हर कहते हैं, और नीचे वाले को, सॉरी, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं। एक मिनट, क्या है? 15/1600। ठीक है, यही है ना। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब देखिए ये हर में आपको क्या करना है ना, हर में आपका 2n और 5n के अगर रूप में रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 15/1600 है। ठीक है, इसको पहले तोड़ लो, इसको छोटा कर लो। तो देखो 3×5 = 15, कितना हो गया? 3×5 = 15, और देखो 5 से कट गया ना, तो 5×3 = 15, और एक कितना बचा? एक 10, 5×2 = 10, मतलब कि 320, है ना। कितना हो गया? 3/320। और भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर। अब नहीं कटेगा तो आप क्या करो कि हर का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर दो, और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2n और 5n के रूप में रहा तो बोलेंगे शांत है, अन्यथा शांत नहीं है। तो 320 को अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो देखो 2 से चला जा रहा है 16 दूनी 32। ठीक है, देखो 16 160 दूनी, फिर 2 से जा रहा है 80 दूनी 160। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है 40 दूनी 80, फिर 2 से जा रहा है ये 20 दूनी 40, और फिर 2 से जा रहा है 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखो ये फिर 2 से जा रहा है 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना बार आ गया जी? दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि 2 का पावर में 6, 6 बार, है ना, 2 का पावर में 6, और 5 के ठो आया, एक ठो आया। तो सर ये तो 2n और 5n के रूप में है सर। ठीक है, और 2n और 5n के रूप में है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, जितना दिया रहेगा सबसे पहले उसको तोड़ लेना। तोड़ने के बाद इसके हर को, नीचे वाले को क्या करना? अभाज्य गुणनखंड कर देना। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n और 5n के रूप में आए तो शांत, और नहीं आए तो आसान। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। का दिया हुआ है तीसरा नंबर सवाल, कि ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एकदम बहुत लॉलीपॉप सवाल है, और इसमें एक नंबर उठाना एकदम आम बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता है, कि ये जो सोया हुआ लाइन है ना जी, एक्स वाला लाइन वहां, उसमें देखो कि ई वाला कितना बार कटल है। तो सर 2 बार कटल है एक्स वाले लाइन में, एक यहाँ कटल है और एक यहाँ कटल है, तो 2 बार कटल है तो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखो क्या दिया है सवाल, कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना जी, गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है बाबू, c/a। अब देखो इसमें से c और a कहाँ है, तो देखिए
ये जो 3 है आपका ए है, ये x के आगे कुछ नहीं है तो माइनस एक बी है, और ये आपका सी है। हमको सी और ए चाहिए, तो सी आपका कितना है? ठीक है, सी आपका -4 है तो लिख देंगे -4, और ए कितना है? तो ए के आगे एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो -4/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका टिक मार दियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होने की क्या शर्त है? तो अनंत हल कब होता है? अनंत हल जो होता है वो कब होता है? तो वो होता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, जब सभे बराबर हो तो अनंत हल होगा। जब सब बराबर होगा तो अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग अनंत हल बोलो या अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या होगा? कितना अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल, मतलब बोले तो इसको विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। देखो कैसे, 5x था प्लस में 3y और बराबर में 4, यही है ना जी। चलो, और दूसरा क्या बोला है जी? इसका बोला है कि 3x -2y और बराबर में 10। ठीक है, तो देखो दोनों साइड में कोई बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। और इस समीकरण 1 में से क्या गुना करेंगे? देखो प्लस माइनस बीच वाला है ना, तो इसी को गुना कर दो। तो नीचे वाला कितना है? 2, तो 2 को ऊपर से गुना कर दो, 3 ऊपर है तो नीचे से गुना कर दो। ठीक है, तो गुना करेंगे, देखो अब सब से गुना हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, 2 जो है ना, पहला समीकरण पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो क्या है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x प्लस, फिर 2 को 3 से गुना करें, 3 दूनी 6y, फिर देखो 4 दूनी 8। इसी तरीके से नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9x और माइनस 2 तिया 6y और बराबर 10 तिया 30। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे, इस लाइन दे देंगे। अब देखो 6y प्लस में और 6y माइनस में कट गया, 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19x, और इधर आज जोड़ दो तो 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 38/19, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, मतलब x का मान आ गया हमारे पास 2। अब y का मान निकाल लो। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास अगर कॉमर्स सेंस है, ठीक है, कॉमर्स और साइंस है, मतलब कॉमन सेंस है, तो आपको क्या करना है, इसी में से आपको ऑप्शन काटना है। x मान कितना आया? 2 आया, तो देखिए x का मान 2 आया, जहां पे x का मान 1 दिखा रहा है ये ऑप्शन कट गया। x का मान यहाँ 3 दिखा रहा है, ये भी कट गया। x का मान यहाँ -3 दिखा रहा है, ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? नहीं तो फिर y का मान भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समीकरण में बैठा और y का मान निकाल लो। लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ा, हम x का मान निकाले और हम लोग देख लिए, बन गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग बाबू। क्या दिया हुआ है? k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, तो kx प्लस 10y बराबर 15 का असंगत है। ठीक है, चलिए तो असंगत क्या बोल रहा है? असंगत, ओहो कैसे लिखा गया? संगत, ठीक है, असंगत। असंगत कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? असंगत तब होता है जब a1/a2, ठीक है, और b1/b2 मिले लेकिन c1/c2 ना मिले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये असंगत है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका a1 ये है, a2 ये है, ठीक है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है और c2 ये है। चलिए बैठाते हैं, a1 कितना हो जाएगा हमारा? 8, और ए टू कितना हो जाएगा? ए टू की जगह में क्या है? के है तो के लिख देंगे। ठीक है, और बी वन कितना है? तो बी वन आपका 5 है तो 5 लिख देंगे। और बी टू कितना है? बी टू आपका है 10, तो 10 लिख देंगे। और इज नॉट इक्वल C1/C2। C1 कितना है जी? C1 आपका 9 है, 9 है, और C2 कितना है? 15 है। 9 अच्छा से लिख देते हैं ना, 9 और नीचे कितना है? 15 है। ठीक है, तो इससे तो कोई रिलेट नहीं है, चूंकि बराबर नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब के की जगह में हम क्या रखे कि ये दोनों बराबर हो जाए? तो देखो इसको काटो, 5 एका 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा हमारा। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? के की जगह में 16, क्या हो जाएगा? 16, 8 एका 8, 8 दूनी 16। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि के का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप लोग, अगर ऐसे नहीं समझ। देखो दोनों को बराबर करना है, तो ये क्या है? 5 है और नीचे कितना है? 10 है। ठीक है, मतलब डबल है, तो यहाँ 8 है तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा, देखो काट करके, 5 का 5, 5 दूनी 10,
8 एक 8, 8 दूनी 16 आ गया ना दोनों बराबर। ठीक है, 1/2 1/2 बराबर आ गया, इज नॉट इक्वल 9/15। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है? तो वो आपका संगत होता है ना? संगत ही ना होगा जी। जो जिसका कोई हल नहीं होगा वो आपका संगत होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होता वो संगत कैसे होगा जी? नहीं नहीं, वो तो हाँ हाँ, नहीं असंगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा ना वो असंगत होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कोई हल नहीं होगा कब होता है, जब a1/a2 और b1/b2 मिले लेकिन c1/c2 ना मिले, तो वो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, और ये इस समय क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, हाँ, इस कंडीशन को आप याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है? देखो कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने का पहले जान लो कि द्विघात समीकरण होता कब है। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब समीकरण में अधिकतम पावर दो हो, कोई भी चर के पावर में अगर दो हो तो हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, अन्यथा नहीं। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन को निकालते हैं। पहला ऑप्शन उठाइए, क्या है कि x-2 का होल स्क्वायर है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में 2x-3, यही है ना। चलो तो इसको हम लोग तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में x और b की जगह में 2, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस 1, और इधर आ जाओ तो 2x-3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 4 और प्लस 1 बराबर 2x और -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जा रहा है। इसको और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -4x, और ये जो 2x है इधर आके आ जाएगा हमारा -2x। ठीक है, और यहाँ 5, और ये 3 इधर, 4 और 1 5 हुआ ना, 3 इधर है, तो इधर आके आ जाएगा प्लस में 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 5 3 8। ठीक है, तो ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम पावर 2 है। इस समीकरण का अधिकतम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि आपको नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। चलिए दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों, क्या दिया हुआ है कि x, है ना, यहाँ पे बनाते हैं हम कि x दिया हुआ है और 2x प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। चलो इसको शूट करते हैं। तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को 3x। ठीक है, इधर आ जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको एकक ज्यादा सेट कर दो, देखो एक्स स्क्वायर इधर है ना, तो स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे हम, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x, और ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1। ठीक है, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस 3x-1। तो ये भी आप देखिए इस समीकरण में अधिकतम पावर कितना है, चर का 2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब जब कट गया तो तीसरा ऑप्शन भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा बनाओ। तो तीसरा में क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट तोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह में x और प्लस b और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बराबर इधर आ जाओ, 2 2 और x को गुना करेंगे 2x, मतलब ये 2 है ना, दोनों से गुना होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 और बराबर में 2x माइनस 6। ठीक है, यही है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2x, और ये प्लस 2x है तो इधर आके माइनस में 2x, और प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 लिख देंगे, और ये माइनस 6 है तो इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। तो ये देखो प्लस में 2x और माइनस में 2x कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे भी देखिए इस समीकरण का अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो तीनों ऑप्शन कट गया। तो चौथा ऑप्शन हमको लग रहा है कि सही होना चाहिए। ठीक है, चलो उसको भी बना लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं बाबू।
लेकिन आपको सिखा के जाएंगे हम। ठीक है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम सिखा के रहेंगे। चौथा नंबर देखो क्या है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर x माइनस टू है और आपका x प्लस टू है, यही है ना। चलो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ो तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए के जगह में x और b के जगह में वन। ठीक है, और b का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर कर देंगे बराबर। इधर देखो इस चीज को समझना कि ये जो x है ना, पहले ये दोनों से गुना कर देंगे, फिर माइनस टू है फिर दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो x के दोनों से गुना करो तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को दो से गुना करेंगे तो दो एक्स, ये हो गया। अब इसको दोनों से गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स है ना, फिर माइनस को दो से, माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस, दो दूनी चार। ठीक है, ये हो गया। अब देखना ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स को और वन से गुना करेंगे तो दो एक्स और प्लस में वन, और इधर आ जाओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये प्लस में टू एक्स और ये माइनस में टू एक्स कट गया बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, चार बचा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, जात को जात के साथ मिला देंगे हम। ये माइनस में टू एक्स है ना, और इसके तो कोई जात नहीं मिल रहा, रहने दो। आप ये प्लस वन और ये इसका देखो माइनस चार है तो इधर आके प्लस में चार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस टू एक्स और प्लस में पांच। तो देखो इस समीकरण का अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात जो है वो दो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग काफी टाइम लगाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, है ना, सीख गए होंगे। चलिए कौन कौन सीखा है अभी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन कौन सीखा हो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, टाइम लगा कोई बात नहीं, हम आपको सिखा के रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखो, द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस तीन के मूल है। ठीक है, तो मूल निकालने बोल रहा है, तो बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस में तीन है, यही है ना क्वेश्चन। चलो अब देखो फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे, ये वाला और ये वाला को हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, जब दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन दूनी छह एक्स स्क्वायर, और छह एक्स स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे सिर्फ बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो तोड़ते हैं इसको, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर हो गया, और तीन और दो को जोड़ेंगे तो पांच आ रहा है, बिल्कुल 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 सर यही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे कि माइनस पांच आ जाए। ठीक है, तो चलिए टू एक्स माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स, बताओ पांच एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इधर वाला तीन हो गया। मतलब इसको बस ना कि तोड़ने का तरीका सीखना है इस तरीके से, ठीक है, कि इस बीच वाले महाशय के बराबर आ जाए तो, और उसको बैठा देना है। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं, इन दोनों में जो कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है, मतलब दोनों को दोस्ती बना देना है। दोस्ती बनाने के बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में दोस्ती कॉमन क्या है, तो टू है, और साथ साथ में एक्स भी है। अंदर में क्या बचा, देखो यहाँ पे दो ठो एक्स था तो एक एक्स बचा, और यहाँ पे दो एक्स पूरे निकल गया तो वन बचा। समझ में आया, माइनस, और यहाँ पे देखो तीन जो है दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में तीन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तीन को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, एक्स। और ध्यान देना कि माइनस जब कॉमन निकलता है ना, ये माइनस है, ठीक है, माइनस रहता है जब यहाँ पे, तो ये माइनस में हो जाता है। माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे प्लस वाला माइनस में हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा वन। और हर हाल में बच्चों ब्रैकेट वाला जो है ना बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट वाला पहले लिख दो, एक्स माइनस वन, दोनों ब्रैकेट वाला एक जगह लिख दो, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और ये टू एक्स हो जाएगा इधर, टू एक्स माइनस तीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, और x माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा इधर इसका वाला, और इधर वाला हो जाएगा टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर वन, और यहाँ पे आ जाओ टू एक्स बराबर तीन माइनस में है, इधर आके प्लस में x बराबर तीन बटा दो। तो यहाँ पे दोनों आपका निकल गया, दोनों मूल, पहला निकला एक और दूसरा मूल निकला तीन बटा दो। तो कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर वन में है, ऑप्शन नंबर वन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है ना, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो विविक्तर क्या होगा। ठीक है, विविक्तर का फॉर्मूला होता है बच्चों, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, याद रखना। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ लो कि ये अगर आपको याद है ना, ये वाला फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो यहां से आप 5 नंबर उठा सकते हो।
क्योंकि यही इसी से एक बड़ा प्रश्न बनने वाला है, जो कि हमने पहले भी करा दिया और भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखो। एपी एपी 0.6 दिया हुआ और 1.7, 2.8 और 3.9 का सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर, यानी कि डी निकालना है। सार्व अंतर मतलब होता है डी। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए टू में से ए वन को घटा दो। ठीक है, ए टू में से ए वन को घटा दो। तो देखो, ए1, ए2, ए3, ए4, तो ए2 में से ए1 घटाओ। ए2 कितना है? 1.7, तो लिखेंगे 1.7। और वो ए1 कितना है? 0.6, घटा दो। कितना हो जाएगा जी? तो 6 में 7 में 6 गया तो 1 बचा, और 1 में 0 गया तो 1 बचा, तो 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। 1.1 का है ऑप्शन बट। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? 2, 5, 8 और 11 का नौवां पद क्या होगा? तो देखिए, नौवां पद निकालना है। तो ए कितना दिया हुआ है बाबू? तो ए 2 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? तो डी क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3। अब आपको क्या निकालना है? नौवां पद। तो नौवां पद निकालना बहुत आसान है। ए9 बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए प्लस 8 डी, है ना? तो ए कितना है? 2 है, और प्लस 8 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 2 प्लस 8 दिया 24, 24 और 2 26, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो रहा है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, वो आपका समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी जो है समांतर है। ठीक है, ए डीई डीई और बीसी, ये वाला और ये वाला समांतर है, तो एडी का मान निकालना है। जब भी मेरे प्यारे बच्चों डीई, त्रिभुज में डीई और बीसी इस तरीके से अगर समांतर है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पर में, क्या होता है कि एडी बटा डीबी और बराबर एई बटा ईसी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एडी कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। एडी का मान निकालना, तो एडी के जगह में एडी लिख देंगे, और डीबी के जगह में हम लिख देंगे कितना दिया हुआ? डीबी डीबी ये रहा 7.2, तो 7.2 बराबर एई कितना दिया हुआ? 1.8, 1.8 लिख देंगे, और ईसी कितना दिया हुआ? 5.4। ठीक है, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट हम काट दिए। ठीक है, कट गया ना? 18 का 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 को एडी से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 AD, और 7.1 को 1 से गुना करेंगे तो 7.2। ठीक है, अब देखिए एडी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7.2/3। ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 0। अब काटो तो इसको जी, काटेंगे तो कितना से कटेगा? देखो तो 10 तिया 30, और इसको काटो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, मतलब 2.4 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये 24/10, और इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को 10 से, तो हमारा आ जाएगा 2.4। तो 2.4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये सवाल बच्चों आप लोग का 110% रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज रहेगा। इसलिए बोलते हैं रटो मत, समझो बात को। ठीक है, और जगह रटवाता है, लेकिन हम समझाते हैं, तो समझ के बनाना कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। अगला सवाल देखो, क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई निकालना। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण जो है, कर्ण इसको बोलते हैं ये वाला। ठीक है, तो कर्ण जो दिया हुआ है वो आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें से एक भुजा 12 है। नीचे वाला मान लो 12, या तो फिर ऊपर मानो, मान लो जिसको तुमको मानना है मान लो, चाहे इसको मान लो। चलिए ऊपर वाला ही मानते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम एबीसी। क्या नाम दे देते हैं? एबीसी। आपको शेष भुजा क्या नजर आ रहा है? बीसी, तो बीसी का मान निकालना है, यही ना निकालना है जी। बिल्कुल, तो इसका एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जो दिया है वो लिखते हैं। कर्ण कितना दिया हुआ है? तो 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और एक भुजा आपका यहाँ लंब है, तो लंब का स्क्वायर कर दो 12 का, और प्लस आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार के जगह में हम आधार का स्क्वायर लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 169, और ये 144 जो है इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा। 144 बराबर इधर में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 169 में 144 घटाएंगे, कितना बचेगा जी? 25 बचेगा, और इधर हमारा हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 25। किस में हो जाएगा? अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5, तो आधार बराबर 5।
क्लियर है? आधार बराबर कितना हो गया? 5 निकल गया, मतलब किसकी शेष जो भुजा निकलेगी वो आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु है आपका दिया हुआ। ठीक है, मान लो कि आपका यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, एक बिंदु, दूसरा बिंदु है आपका 4 और 1, यही है ना। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। मान लो इसका नाम ए है और इसका नाम है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी देखिए आपको बनाना नहीं है, ठीक है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें आपको टिक करना है, लेकिन हम आपको क्यों बताते हैं, चूंकि आपका देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी क्लियर हो। ठीक है, रटने वाला काम नहीं। तो आप देखो इसकी दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ बाबू, x2, ये आपका देखो पहला वाला होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो चलो x2 कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया, y2 आपका 1 दिया हुआ है और y1 दिया हुआ है 3। यही ना, हाँ सर बिल्कुल यही है। तो इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा और -2 का कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 4 4 8 और 8 को हम लोग अगर तोड़े बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर हम तोड़े यहाँ पे, ठीक है, तो 2 गुना 2 और इन दोनों का जोड़िया मिल गया, जोड़िया मिल गया तो हम अंडर रूट से बाहर निकल गया और जिसका जोड़िया नहीं मिला वो अंदर रह गया। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा, इतना मात्रक आंसर हो जाएगा, इतना इकाई आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे 2 रूट 2, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या है, बिंदु 2 और -4 और 4 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मतलब कि आपका दो बिंदु पहले से दे रखा है, क्या क्या दिया है जी, आपका इसका दिया हुआ है 2 और 4, 2 और -4, यही है ना। चलो, और दूसरा जो दिया हुआ है 4 - 2। ठीक है, आपको आपको ये बीच वाला बिंदु का मान निकालना है, मतलब मध्य बिंदु का। ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है और आपको पी का एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, पी का एक्स वाई। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु को निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इसका निकालना है पी का एक्स वाई, पी का एक्स वाई। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y निकालने के लिए y1 बट हाँ, y1 प्लस y2/2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x1 कितना दिया हुआ है, देखो ये x1 y1, x2 y2। x1 कितना दिया हुआ है, तो x1 आपका 4 दिया हुआ है और x2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, नीचे 2, y1, तो आपका ये हो गया ये y1 और ये y2। तो y1 आपका -4 और y2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2। बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस क्यों नहीं दिए आप। ठीक है, तो प्लस इसलिए नहीं दिए क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस से हो जाता है बाबू। ठीक है, तो 4 2 6/2 और यहाँ पे चार चार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6, तो माइनस में 6/2। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और इसको भी काटेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन इधर माइनस में। तो आपका क्या क्या निकल गया, 3 - 3, मतलब पी का जो एक्स वाई निकल गया ना, वो आपका निकल गया मध्य बिंदु का निर्देशांक 3 - 3। तो कहाँ पे बाबू, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का अरे कितना लॉलीपॉप सवाल पूछेगा जी, इतना लॉलीपॉप सवाल पूछेगा तब तो आप लोग मजे ही मजे हैं। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, और बीच वाला बिंदु को हम लोग जहाँ कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। 0 एक्स का मान, वाई का मान भी 0। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5, यही है ना सवाल, हाँ बिल्कुल सर। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका 12 दे दिया और 5 दे दिया आधार। आपको क्या निकालना है बाबू, तो कर्ण निकालना है। कर्ण आपको निकालना है, फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं कर्ण का फॉर्मूला हम लोग। कर्ण का क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है सर, तो कर्ण के जगह में कर्ण स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लंब कितना दिया हुआ है, 12 है ना, 12 दिया हुआ है। नींद आ रहा है भाई। 12 दिया हुआ है प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है बताए? कितना टाइम हो गया जी? 12:22 हो रहा है, ठीक है, और आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, शेयर करो भाई, ठीक है, ज्यादा ज्यादा करो, ठीक है। चलिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, और इधर हमारा क्या था जी, कर्ण स्क्वायर था। अब ये स्क्वायर को जब हम इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट में हो जाएगा 169। और ये कित 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, क्योंकि 13 का ही वर्ग क्या होता है, 169। अब आपको देखो यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ था बाबू, 12 दिया हुआ था, और कर्ण हम लोग अभी जस्ट निकाले 13, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, है ना। कितना? 12/13। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? कोसेक 45 का मान। देखिए कोसेक जो 45 का मान होता है ना, वो अंडर रूट 2 होता है, याद रखिएगा, कोसेक 45 का मान अंडर रूट 2। चलिए अगला सवाल देखिए, 10 65 क्या दिया हुआ है, 10 65/कोट 25, यही है ना, कोट 25। तो देखिए 10 65 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना लिख दे जो कि 65 हो जाए, तो 25। ठीक है, 90 - 25 लिख सकते हैं, हाँ सर, क्योंकि 65 होता है। अब देखो कोट जो है यहाँ 25। अब 10 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। थीटा कितना है? 25 है, और नीचे हमारा हो जाएगा कोट 25। तो कोट 25 से कोट 25 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कहाँ पे 1? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके का कोई भी सवाल रहे तो आंख बंद करके ऊपर नीचे इस तरीके, छोटा सा, बड़ा वाला मत देखना, बड़ा वाला फिर कट करके दूसरा भी आ सकता है। इस तरीके से छोटा वाला कोई भी रहा इस तरीके से, तो 1 ही उसका आंसर होगा, रट लेना ठीक है, रटने वाला भी कहीं कहीं काम कर लो। क्या 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2.2 √3 मीटर है, तो सूर्य की उन्नयन कोण कितना होगा? देखो, एक खंबा है जो कि 6 मीटर है, और इसकी छाया जो है, एक खंबा का मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और सूर्य का छाया जो लग रहा है यहाँ पे, और कितना मीटर का बन रहा है, 2 √3 का बन रहा है। ठीक है, छाया बन रहा है। ठीक है, मान लो इस तरीके से आपका छाया बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण यहाँ का कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है लंब और आधार। लंब और आधार दिया हुआ है। रुको पानी पी लेते हैं हम थोड़ा सा। कहाँ गया जी, को नींद आ रहा है। कहाँ थे हम लोग? तो लंब और आधार है ना। तो लंब और आधार किस में होता है, तो टेन में होता है। ठीक है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यही ना होता है जी, बिल्कुल सही यही होता है। तो टेन, अभी थीटा ही रहने दो यहाँ पे, और लंब, लंब कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे 2 √3। ठीक है, तो देखो 2 से कट गया, 2 × 3 = 6, तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 √3। ठीक है, कितना हो गया, 3 √3। और अंडर रूट 3 नीचे से हमको किसी भी तरीके से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो कैसे हटाए इसको? तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो 3 √3 है ना, तो इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब हर को ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 √3, और नीचे पे अंडर रूट थ्री गुना करेंगे तो ओनली 3, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 कितना का वैल्यू होता है, अंडर रूट जो 3 होता है वो कितना का वैल्यू होता है बच्चों? ठीक है, तो वो होता है आपका 10, ओहो, कितना का होता है, 10 60 डिग्री का मान। कितना का होता है, 10 60 डिग्री का मान। इसका मतलब जो इसका डिग्री निकला ना, इसका जो उन्नयन कोण निकला ना, ये 60 डिग्री निकला। समझ में आई बात? क्या किए हम, कि किस बेस पे इसको निकालना है, तो लंब और आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में, तो उसको हम लोग पुट किए, और आया हमारा
अंडर रूट 3। और आपको पता है कि 10 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री निकला ना, जिसका थीटा, वो आपका निकला 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की दो बिंदुओं पर छेद करने वाले, जैसे कि मान लो कि ये वृत्त है और वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, छेदक सी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है। ओ केंद्र वाले वृत्त में पीटी और पीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू 80 डिग्री है, पीटीक्यू का मान निकालना है। देखो, एक वृत्त दिया हुआ है ओ केंद्र वाला, और जिसमें पीटी और टीक्यू इस तरीके से है। ठीक है, मतलब कि टी जो है दोनों में है, तो टी जो है बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से आपका इस तरीके से दो क्या है, स्पर्श रेखा है वृत्त की। ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है आपका, एक का पी और एक का नाम दिया हुआ है क्यू। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे आपका किसका मान दे रखा है, पीओ क्यू का। पीओ क्यू मतलब इसका मान आपका दे रखा है, यही है ना जी, पीओ क्यू, हाँ बिल्कुल। इसका मान दे रहा है 80। कितना दे दिया है, 80। तो इसका मान कितना होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब कि पी टी क्यू का मान कितना होगा, पी टी क्यू का। ठीक है, कमेंट नहीं कीजिए, आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से जब भी रहा बच्चों, मतलब कि एक बाह्य बिंदु और दो स्पर्श रेखा, और इस तरीके से जब भी कोई भी चित्र बनता है, तो ध्यान रखना कि इसके आमने सामने वाले कोण जो होती है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये देखिए, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 25 का 100 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी? ठीक है, वृत्त का व्यास दे रखा है, मतलब वृत्त का डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14। तो आर कितना हो जाएगा बाबू, तो आर कितना हो जाएगा, 14/2 = 7। वृत्त की परिधि निकालने बोल रहा है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 × पाई का मान 22/7, और आर का मान निकाले हम लोग 7। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी हो गया 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, और वृत्त की 5 व्यास है, तो कुल चांदी की तार की लंबाई। ठीक है, इसको देखिए चित्र के माध्यम से समझाते हैं आप लोग को हम। मान लो कि एक वृत्त है बच्चों, चांदी का तार से इसको इस तरीके से बनाया गया, जिसमें से 5 व्यास है। मान लो 1 व्यास, 2 व्यास, ठीक है, 3 व्यास, 4 व्यास, और ये 5 व्यास, इस तरीके से आपका बना हुआ है। अब आपको बोलना है कि इसमें देख बताना है कि चांदी का कितना तार लगा है। ठीक है, इसी तरीके से एकदम सेम डिजाइन है यही। ठीक है, और इसमें कितना तार लगा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, लेकिन कुल तार की लंबाई, चांदी की तार बोलो, तार की लंबाई, लंबाई कितना है। तो देखिए, तो कुल तार की लंबाई के लिए आप हम क्या करेंगे पता है, कि जो सबसे पहले जो साइड साइड में आपका तार लगा है, ये वाला गोल का, ओहो, ये जो गोल वाला लगा हुआ है, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो इसका कैसे निकलेगा, तो इसका निकलेगा वृत्त की परिधि, है ना। कुल तार की लंबाई कैसे होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और प्लस में क्या है, ये जो 5 गो इस तरीके से दिया है ना लाइन, 5 गो, 5 गो जो वृत्त का व्यास है, इसका आप लोग को जोड़ देना है। तो 5 व्यास, 5 व्यास को हम लिख दी, मतलब कि वृत्त की परिधि और 5 व्यास को जोड़ देंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू, तो 2 पाई आर होता है, और 5 व्यास, व्यास का मान कितना दिया हुआ है जी, 35। ठीक है, इधर आ जाओ, 2 × पाई का मान 22/7, और आर का मान 35, 35/2। ठीक है, चूंकि ये व्यास है बाबू, ये क्या है, व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 35, तो आर कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए आप। 35 को 5 से गुना कर कितना हो जाएगा, 35 को 5 से 175, हाँ 175 आ जाएगा। इसको काटो, 7 × 5 = 35, और 2 2 काट दो, तो 22, और 5 बचा, तो 22 × 5 = 110, और प्लस 175, 110 और 175 जोड़ो जी, 5 का 5, 7 और 1 8, और 1 2 2, 285, 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 285 mm। क्लियर हुआ। ठीक है,
इसी तरीके से डिजाइन बना हुआ है। आपको जो साइड में जो तार लगा है उसको निकालने के लिए आपको परिधि निकालना पड़ता है, यही आपका परिधि होता है, लंबाई, टोटल लंबाई। अब इसमें से क्या है कि 5 व्यास को और जोड़ देना है, तो हम क्या किए यहाँ पे देखो बीच में और 5 गो व्यास को जोड़ दिए, है ना, चूंकि ये सब तारे ना लगल है जी, तो तारे लगल है तो जोड़ दो, आंसर क्लियर। अगला सवाल देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। तो लिखेंगे 3 और पाई, देखिए जो भी आपका आंसर है ना पाई में दिया हुआ, इसलिए हम पाई का मान नहीं लिखेंगे, तो पाई की जगह हम पाई लिख देंगे। आर की जगह में कितना है जी? तो 7 दिया हुआ है, तो 7 का क्या करेंगे? 7 गुने 7, क्योंकि स्क्वायर है, गुना कर दो। 7 7 49, और 49 तिया कितना होता है जी? 49 3 9 3 27 के साथ हाथ में बचा 2, 4 3 12 13 14, 147, कितना हो जाएगा? 147 पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 147 पाई? ऑप्शन नंबर 3 में। समझ में आया? मतलब कि आपको देखना है कि ऑप्शन में अगर पाई में है तो हम पाई का वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आंसर पाई में आएगा ना। ये ऑप्शन को देख के हिसाब से काम करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए 2 ही सवाल और बचा हुआ है। 12 11 10 15, 12 10 12 का बहुलक होगा। तो बहुलक जब भी निकालने बोलेगा बाबू, ठीक है, क्या बोलेगा? बहुलक जब भी निकालने बोलेगा तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है। 12 11 10 15 12 10 12, मतलब कि 12 जो है 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। कितना बार हुआ है? 3 बार। तो इसका जो बहुलक होगा वो 12 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं लोग। एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखिए थोड़ा सा नया टाइप से आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आप फंस जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कैप सर आपके साथ है। जब तक कैप सर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग को हम बताते हैं कैसे बनाना है। कि दो पासों को फेंका जा रहा है, दो पासों को फेंका जा रहा है, पासा मतलब कि जो लूडो गोटी खेलते हैं जी, लूडो गोटी वही है आपका। तो 2 बार फेंका जा रहा है, इसका मतलब कि एक बार में केठो संख्या 6 और दूसरा भी 6 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कुल संभावित जो होगा ना वो आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कुल संभावना, संभावना कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अब यहाँ पे अनुकूल निकालना है कि 7 दो जो है ना, दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है बाबू, सो देखो पहले। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला ये आ सकता है कि अगर एक पासा में 1 आए तो दूसरा पासा में 6, दोनों को जोड़ को बोलो 7 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है कि एक पासा में 6 आ जाए और दूसरा पासा में 1 आ जाए। हाँ सर, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा ऐसे भी तो कंडीशन हो सकता है कि 2 आ जाए, एक एक पासा में और दूसर का पासा में आ जाए आपका 5, तो हो गया 7। हाँ सर, तो अच्छा पहल का पास में आपका 5 आ जाए और दूसर का में 2 आ जाए, तो 7। हाँ चलिए, और आ सकता है, और दो हो गया ना। अच्छा 3 और 4 भी तो आ जाएगा जी। हाँ, एक में 3 एक में 4, 4 3 7, 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक में 4 आ जाएगा, एक में 3 आ जाएगा, और भी आएगा। फिर 4 3 4 तक हो गया ना, 5 2 हो ये गया, 1 6 हो ये गया। हाँ बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा थोड़े होगा। ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला पासा और दूसरा पासा, मतलब दो लूडो गोटी हम फेंके एक के बार, पता चले एक में 6 1 आया, एक में 6 आया, एक में 6 आया, एक में 1 आया, तो इस तरीके से तो 6 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अब प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो इसका प्रायिकता जो हो जाएगा कि अनुकूल जो है आपका कितना बार आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। ठीक है, और जो कुल परिणामों की संख्या कितना है? 36। तो 6/36, 6 का 6, 6 का 6 6 36, यानी कि 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको हटा दे इसको। हाँ, इसको सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो आपको लाइक करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे, और ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आपका 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बच्चों। ठीक है, और तैयारी इसी तरीके से करते जाइए, हल्के 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 करते जाइए।
ठीक है। एकदम ये मत सोचिए कि आज अभी है ना 1 घंटा टाइम है, नहीं 2 घंटा टाइम है, परसों सुबह पढ़ लेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, ये छोड़ दो। आज से और अभी से पढ़ो। अगर मेरा बात करोगे, तो अगर मेरा देखोगे ना, तभी पता है कितना बज रहा है, 12:37 रात हो रहा है। ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ 12:37 में, मैं रात में पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आप पढ़ नहीं सकते हो जग करके? ठीक है। ठीक है, देखो बाबू, मैट्रिक का एग्जाम है। ठीक है, लाइफ में एक ही बार मैट्रिक का एग्जाम होता है तुम्हारे, है ना? दे सकते हो जितने बार, लेकिन लोग देता है एक ही बार। तो कम से कम अच्छा नंबर से लाओ। पास करना बहुत आसान है, पास कर जाओगे, टेंशन नहीं, नंबर लाओ। ठीक है, अच्छा नंबर। क्योंकि आप जहां पे भी जाओगे ना, तो सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारा इतना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, जब भी आप जॉब वॉब के लिए जाओगे, तो आपको हर जगह वहां पे देखा जाएगा, जैसे कि और भी लोग रहेंगे, पता चला कि उसका ज्यादा परसेंटेज है, आपका कम परसेंटेज है, उसको ज्यादा प्रेफर हो रहा है जॉब में, आपका कम हो रहा है। तो इसलिए पढ़ो। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जैसे ही वीडियो आता है आपका, और भी वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए आप क्या करो ना, कि घंटी जो दिखेगा उस घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, और थोड़ा सा हमारे सपोर्ट करो बच्चों। ठीक है, जितना सपोर्ट करोगे आप, मैं उतने ज्यादा वीडियो आप लोग को दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से जितना सपोर्ट करोगे, देखिए हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, कि अगर आप हमको 10% भी सपोर्ट करते हो ना, तो मिशन 2 जो है ना, आपके सपनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।